नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बनों का जो वर्गीकरण है वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। हाइड्रोकार्बनों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। देखिए, हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विवृत और संवृत। इसको अचक्रीय या एलिफेटिक कहा जाता है और संवृत श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। विवृत जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, समतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असमतृप्त हाइड्रोकार्बन। समतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जबकि असमतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एल्किन और एल्काइन। एल्किन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और चक्रीय हाइड्रोकार्बनों को फिर से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर हम एलिसाइक्लिक का उदाहरण देखें तो जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, इस प्रकार इनके उदाहरण हैं। और जो एरोमेटिक यौगिक है उसका उदाहरण है बेंजीन। एलिसाइक्लिक यौगिक हैं वो नीली ज्वाला के साथ बिना धुआं के जलते हैं, जबकि जो एरोमेटिक यौगिक हैं वो काली धुआं के साथ जलते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण की जो पद्धतियाँ हैं, इसमें रूढ़ नाम, व्युत्पन्न नाम और आईयूपीएसी नाम, इसके 3 वीडियो हैं को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या यहाँ आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूँगा प्ले लिस्ट का, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। अब जो तीनों पद्धतियों को छोड़कर हम आगे का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे विषम परमाणु। देखिए, विषम परमाणु क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक है, जो हाइड्रोकार्बन के यौगिक हैं, इसमें एक या एक से अधिक जो हाइड्रोजन हैं उनका प्रतिस्थापन जिन तत्वों के द्वारा हो जाता है उनको हम विषम परमाणु कहते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन इस जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उसमें जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर जो तत्व आते हैं उनको हम विषम परमाणु कहते हैं। और दूसरा आता है प्रकार्यात्मक समूह। देखो, ऐसे विषम परमाणु का समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उनको प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। जैसे ये प्रकार्यात्मक समूह है OH जो एल्कोहलिक समूह है, COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है, C डबल बॉन्ड O ये कीटोनिक समूह है और CHO ये एल्डिहाइड समूह है। तो ये सारे के सारे प्रकार्यात्मक समूह हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है समजातीय श्रेणी। देखिए, जो यौगिक हैं उन यौगिक की जो कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है उस श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा हो जाता है, तो वे सारे जो यौगिक होंगे वो समजातीय श्रेणी के कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2 है और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 है। इनमें जो लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें देखो CH4 था, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH द्वारा हो रहा है, इसमें भी OH द्वारा और इसमें भी OH द्वारा। इस सभी के अंदर ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन 3 हैं और तीनों में एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH प्रकार्यात्मक समूह द्वारा हो रहा है। मतलब समान समूह द्वारा इनका प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए ये तीनों के तीनों समजातीय श्रेणी के कहलाते हैं।
देखिए समजातीय श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं उनमें जो गुणधर्म हैं वो समान होंगे, लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे समजातीय श्रेणी के जो द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो उसके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। देखो ये भौतिक गुण है कि समजातीय श्रेणी के द्रव्यमान में वृद्धि होगी, क्योंकि इनमें कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, और द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो उसका गलनांक और क्वथनांक इनमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इनके भौतिक गुण वो तो भिन्न होंगे, लेकिन रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है समायवता। देखिए समायवता भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपको समझना होगा। देखिए अगर किसी दो या दो से अधिक ही जो यौगिक हैं और उन यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग हो, ऐसे यौगिक को समायवी यौगिक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है या ये प्रोसेस है या ये गुण है, इसको हम समायवता कहते हैं। जैसे हम पेंटेन का उदाहरण लेते हैं। पेंटेन का उदाहरण देखिए, इसमें एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, इसमें सभी के अंदर जो अणुसूत्र है वो समान होता है C5H12। ये अणुसूत्र समान है तीनों संरचनाओं के अंदर, लेकिन इनकी संरचना तीनों में भिन्न भिन्न है। इसमें सीधी श्रृंखला है जिसको एन पेंटेन कहते हैं, और इसमें नियो पेटेंट दे रखा है इसलिए इसको नियो पेंटेन और इसको आइसोपेंटेन। तो ये जो अणुसूत्र है पेंटेन का तीनों संरचनाओं में समान है, लेकिन इनके 3 समायवी बन सकते हैं। तो ये समायवी पेंटेन के 3 समायवी हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं संवृत्त श्रृंखला युक्त या चक्रीय यौगिक। देखिए इसमें एलिसाइक्लिक यौगिक है और ये एरोमेटिक यौगिक है। आप इसको ध्यान से देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है। इसमें देखिए 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें सभी के अंदर सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये एलिसाइक्लिक होंगे और ये एरोमेटिक होंगे। तो इसी प्रकार जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन होगा वो एलिसाइक्लिक होगा, और साइक्लोपेंटीन जो होगा वो एरोमेटिक होगा। तो इस प्रकार हम संवृत्त या चक्रीय यौगिक के बारे में हम समझ सकते हैं। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, इसमें पहला है दहन। देखिए दहन का मतलब होता है जलना, और जब भी किसी कार्बनिक यौगिक को हम जलाते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है। और कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिसमें जल के अणु भी निकलते हैं। और ये जो दहन प्रोसेस है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। देखिए पहला एग्जाम्पल है कोक या कोयले का दहन। देखो कोयले का जो दहन होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, तो ऑक्सीजन से हमने क्रिया करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जैसे प्राकृतिक गैस है जो मेथेन होती है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एथिल एल्कोहल है, उसका दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। तो इस प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक को अगर आप जलाते हैं या दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा व प्रकाश और कुछ जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें जल के अणु भी निकलते हैं। देखिए दहन के बारे में आपको और भी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जलाएंगे तो या तो वो काली धुआं के साथ जलेंगे या पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। गैस स्टोव होता है उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। गैस स्टोव में आपने देखा होगा इस प्रकार बारीक बारीक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और जो ईंधन है उसका पूरा दहन हो सके। देखिए ईंधन का अपूर्ण दहन होगा तो बर्तन के नीचे की जो तली है वो काली हो जाती है, क्योंकि उस पर कार्बन के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं। और देखो जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन हैं। और इसके दहन से जो गैस निकलती हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और साथ में ही अम्लीय वर्षा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो गैसें हैं जैसे SO2 है, SO3 है, NO2 है, NO है, ये जो गैसें हैं ये जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलती हैं
और इनके दहन से निकलने वाली गैस वर्षा के जल से क्रिया कर लेती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अब इसके बाद में आता है ज्वाला। देखिए, कार्बनिक यौगिकों को अगर हम जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है। ये ज्वाला उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों को जलाएंगे तो उसमें से ज्वलनशील या वाष्पशील जो गैस निकलती है, उस गैस के कारण ज्वाला उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे कोयला का दहन किया जाता है तो कोयले के दहन से ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसमें से वाष्पशील गैस नहीं निकलती। दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है? संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी बदल सकते हैं। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार भी इसको पूछा जा सकता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और योग होने के कारण ही इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और हाइड्रोजन का योग होने के कारण ही इसको संकलन कहते हैं। ये अभिक्रिया क्या है? देखिए, यदि हम निकल और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। और यदि हमें केवल निकल उत्प्रेरक लेना है तो वनस्पति तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण है उसके द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। यदि हमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ये अभिक्रिया है। इसमें देखो, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये जो R समूह दिया गया है ये एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है और इसके स्थान पर आप कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला हम दर्शा सकते हैं। तो R का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो R लिखा गया है, यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला हम जोड़ सकते हैं। और ये निकल उत्प्रेरक लिया हमने और ये हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ से ये बंध टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये बंध टूटने के बाद में, जिससे कार्बन की संयोजकता भी कंप्लीट 4 पूरी हो रही है। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। और ये वनस्पति तेल है और ये वनस्पति घी है। अब देखिए, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जंतु वसा में हाइड्रोकार्बन कौन सा पाया जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए जो भोजन पकाने के लिए वो असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेल ही आप उपयोग में लें। अब इसके बाद में तीसरी जो अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अधिकांश अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि ये कम क्रियाशील हैं या अनअभिक्रियाशील हैं। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवा दें तो क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा। जैसे पहली अभिक्रिया है उसमें जो क्लोरीन से क्रिया करवाई प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया जिससे क्लोरीन जुड़ गया और इधर एक क्लोरीन था वो हाइड्रोजन जो निकला है उसके साथ क्रिया करके HCl का निर्माण कर लेता है। इसकी क्रिया जब दोबारा क्लोरीन से करवाएं तो एक हाइड्रोजन का फिर प्रतिस्थापन हो जाता है। ये क्रिया चलती रहेगी और पूरे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा CCl4। CCl4 ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। जो सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन द्वारा हो जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद में कार्बनिक यौगिक जो महत्वपूर्ण हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो महत्वपूर्ण हैं वो केवल 2 ही हैं, एक तो एथेनॉल है और दूसरा एथेनोइक अम्ल है। एथेनॉल का सूत्र आप जानते हैं C2H5OH होता है, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर CH3 और CH2 इन दोनों को एक जगह किया तो C2H5 और OH, इस प्रकार ये एथेनॉल का सूत्र है।
और इसका साधारण नाम एथिल एल्कोहल है। इसके भौतिक गुण क्या हैं देखिए। पहला भौतिक गुण ये है कि कमरे के ताप पर जो एल्कोहल होता है वो द्रव अवस्था में होता है और इसका जो गलनांक है 156 है और इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। क्योंकि ये अच्छा विलायक है, इसमें किसी भी अनुपात में हम जल मिला सकते हैं, मतलब जल इसमें अच्छी तरीके से घुल जाता है। इसका जो उपयोग है वो अधिकतर टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये अच्छा विलायक है इसलिए इनका उपयोग इनमें किया जाता है। और एथेनॉल की अगर हम थोड़ी सी मात्रा लेते हैं तो नशा आ जाता है। तो शराब पीना या एल्कोहल का इस्तेमाल करना निंदनीय है। इसकी शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा अगर हम ले लेते हैं तो ये भी घातक हो सकता है। अब एथेनॉल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो देखिए एथेनॉल की क्रिया अगर हम सोडियम धातु से करवाएं, ये सोडियम धातु है, इससे इनकी क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने के कारण ही जो एल्कोहल होता है इसकी प्रकृति अम्लीय है। इसके बाद में दूसरा इसका रासायनिक गुण है वो ये है सांद्र एस्टोसोफोर से क्रिया। देखिए ये अभिक्रिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि समतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल है या एथेनॉल है उसको लगभग 373 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में एल्कोहल से जल का अणु निकलता है। इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जल निकल रहा है तो इसलिए इसको निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें निर्जली कारक के रूप में जो सांद्र एस्टोसोफोर है वो काम में आता है। तो देखिए एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ गर्म करने पर एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में एथेनॉल से जल निकलता है, अतः इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। अब देखिए सजीवों पर जो एथिल एल्कोहल है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो एथेनॉल के सेवन से उपापचयी क्रियाएं हैं वो मंद हो जाती हैं या धीरे हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो एथेनॉल के इस्तेमाल से कमज़ोर हो जाता है, जिससे शरीर की जो समन्वय है उसमें कमी आएगी, मानसिक दुविधा रहेगी, उनिदापन होगा, यानी कि उनिदापन मतलब निंद्रा नहीं आएगी, अनिंद्रा हो जाएगी, अंतर्बाध का कम हो जाना, भाव शून्यता आ जाती है। ये सारे के सारे इसके सेवन से होने वाली हानियां हैं। सोचने समझने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और मांसपेशियां हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। अब इसके बाद में देखो अगर एथेनॉल के स्थान पर मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लें तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यकृत है वो मेथेनॉल को ऑक्सीकृत करके मेथेनेल में बदल देता है और जो मेथेनेल है ये कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र से अभिक्रिया कर लेती है, जिससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार से स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार अंडा पकने के बाद में होता है। जिसे कभी कभी तो जो मेथेनेल के इस्तेमाल करने से चाशों से जो तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित होते हैं, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। देखो औद्योगिक स्तर के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए, यानी एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। और एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर रंग नीला बना दिया जाता है और इसे ही विकृत एल्कोहल कहा जाता है। तो विकृत एल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा। औद्योगिक उपयोग के लिए जो एथेनॉल तैयार किया जाता है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे ये जहरीला हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। और इन एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें कुछ रंजक मिला दिया जाता है, जैसे नीला रंग मिला दिया जाता है, जिसे हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। देखिए गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। गन्ने का रस मोलेसस यानी शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, यानी मोलेसस बनाने के काम में गन्ने को काम में लिया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गन्ना है
उससे ही एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिसमें एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 और H2 उत्पन्न करता है। तो ये भी अच्छी बात है कि ये ईंधन के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। इसके बाद में एथेनोइक अम्ल, देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। साधारणतया ये एसिटिक अम्ल है और इसका संरचना सूत्र आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कार्बन से एक डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और OH सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। एसिटिक अम्ल के कुछ भौतिक गुण ये हैं, देखो एसिटिक अम्ल का जो 3-4% विलयन है उसको सिरका कहा जाता है और इसका उपयोग जो अचार वगैरह है या जो खाद्य पदार्थ है उसको अधिक समय के लिए परिरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों के या अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसका गलनांक लगभग 290 होता है, 290 केल्विन होता है और इसी कारण जो ठंडी जलवायु होती है वहाँ पर शीत ऋतु में ये जम जाता है और इस जमे हुए जो एसिटिक अम्ल है उसको ग्लेसिक एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो ये हैं, पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, एस्टरीकरण यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एस्टर का निर्माण होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और एस्टर कैसे बनता है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से करवाई जाती है या एल्कोहल से करवाई जाती है तो एस्टर बनते हैं और इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक के रूप में अम्ल काम में लिया जाता है। देखिए जब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से करवाई जाती है तो एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये एसिटिक अम्ल है और ये एल्कोहल है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवा रहे हैं तो देखिए इससे ये जो बन रहा है वो एस्टर बन रहा है। देखो कैसे, इस एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन और इससे OH ये दोनों निकलेंगे तो H2O का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH और बाकी इसको जोड़ेंगे तो ये एस्टर प्राप्त होगा। एस्टर बनाने के लिए एक प्रयोग भी कर सकते हैं, ये एक पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर जल भरेंगे और इस जल के अंदर एक परखनली लगाएंगे और इस परखनली में इन दोनों का मिश्रण हम लेंगे और इसको नीचे से गर्म करेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसको गर्म करते हैं तो ये दोनों मिश्रण हैं वो जल सकते हैं, इसलिए इसको जल में डाल के इसको गर्म किया जाता है और गर्म करेंगे तो इसमें जो पदार्थ बनेगा वो एस्टर होगा। देखिए एस्टर एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है, इसमें जो गंध आती है वो मृदु गंध होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है या जो स्वाद उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनमें भी इसको मिलाया जाता है। एस्टर यदि क्षारक से क्रिया करे यानी NaOH से क्रिया करे तो साबुन का निर्माण होता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए जब एस्टर की क्रिया NaOH यानी क्षारक से करवाई जाती है तो साबुन बनती है, इस क्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये एस्टर था जो ऊपर हमने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया था और ये NaOH है जो कि क्षारक है, इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो देखिए यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH निकलता है तो ये एल्कोहल बनता है और यहाँ पर CH3COONA ये साबुन बनती है। तो ये अभिक्रिया ही साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। साबुन बनाने के लिए हम एक अभिक्रिया और काम में ले सकते हैं, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सीधे ही क्षारक से करवाते हैं तो भी साबुनी प्राप्त होती है, जिसका नाम सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट भी है। देखो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की क्रिया क्षारक से करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। ये जो है वो लवण है जो कि उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है, जिसको सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। एक प्रकार का ये भी क्या है, साबुन है। इसके बाद में एसिटिक अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाने पर, देखिए ये एसिटिक अम्ल है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया करवाते हैं तो वही सोडियम एसीटेट बनता है, साथ में जल का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट
या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उससे क्रिया करवाते हैं तो उसी प्रकार से सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया एथेनोइक अम्ल से करवाते हैं तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको अगर उसकी पहचान करना चाहें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में यानी कि CaOH2 चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इस प्रकार इसकी पहचान भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है साबुन व अपमार्जक। देखो साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। देखो ये जो R दे रखा है यहाँ पर, ये R लंबी कार्बनिक अम्लों की संख्या है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर आप कितना भी जो कार्बन है वो जोड़ सकते हैं। और ये COO है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एक परिभाषा तो हम ये दे सकते हैं, दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। तो ये सोडियम लवण है और ये पोटेशियम लवण है जो कि उच्च वसीय अम्लों का पोटेशियम अथवा सोडियम लवण है। जब इसका आयनन होता है तो ये आयनों में टूटता है तो सोडियम जो धनायन है वो अलग हो जाता है और RCOO- ये अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो COO- है ये आयनिक भाग है जिसको शीर्ष भाग भी कहा जाता है और ये जल में घुलता है, इसलिए इसको जलरागी भी कहा जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो लंबी श्रृंखला है उसको हम पूंछ भाग या जल विरागी भी कहते हैं, क्योंकि ये जल में नहीं घुलती जबकि ये तेल या मेल में घुलती है। अब इसके बाद में आगे देखो, जल में साबुन का आयनन होता है और साबुन के दो भाग होते हैं, शीर्ष और पूंछ भाग। अधिकांश मेल तेल ही होता है जो जल में अविल्य है। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि लंबी कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। तो इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं जिससे अणु का एक सिरा तेल की ओर और दूसरा जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है। इससे जल में इमल्सन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी में गुड़ने में मदद करता है और कपड़े साफ निकलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। देखिए बीच में यहाँ पर मेल या तेल है और इसके बाहर जो ये हैं ये आयनिक भाग है, ठीक है। और ये बाहर सोडियम का जो आयन है वो आयनन होने के बाद में बाहर निकल जाता है। तो ये मिसेल निर्माण है या साबुन के अणु की संरचना है। अब देखो मिसेल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है ये भी हम देखते हैं। देखिए साबुन के दो सिरे होते हैं, एक जल में विलय होता है जिसे जलरागी कहते हैं और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो जल में अविलय होता है लेकिन वो तेल या मेल में घुलता है जिसको जल विरागी कहते हैं। जब साबुन की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो यह इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि इसका जो आयनिक भाग है वो जल के अंदर और हाइड्रोकार्बन जल के बाहर हो। जब जल के अंदर इन अणु की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणु का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, इसी कारण साबुन का जो गोल है वो बादल जैसा दिखाई देता है। इसके बाद में आगे देखिए, जो साबुन होता है साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, पर्याप्त झाग नहीं देता क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं और मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन हैं वो साबुन से क्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिससे साबुन स्कंदित हो जाती है। तो साबुन जो होती है कठोर जल में झाग नहीं देती। क्यों नहीं देती ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन से क्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं जिससे साबुन स्कंदित हो जाती है। साबुन वैसे देखा जाए तो जल प्रदूषण कम करती है अपमार्जक की अपेक्षा। अब अपमार्जक क्या है? देखिए अपमार्जक या तो आप ऐसे लिखें कि उच्च वसीय अम्लों के अमोनियम अथवा सल्फोनेट लवणों को हम अपमार्जक कहते हैं, या ऐसे लिखो
लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम अथवा सल्फोनेट लवणों को अपमार्जक कहते हैं। तो ये इसके अमोनियम लवण है और ये सल्फोनेट लवण है। देखो अपमार्जक है ना, ये कठोर जल में भी पर्याप्त जहाग देती है, क्योंकि इसमें जो कठोर जल में जो उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है वो अपमार्जक से क्रिया करके घुलनशील पदार्थ का निर्माण करेंगे, जिससे वो पर्याप्त जहाग देता है। अपमार्जक है, ये अपमार्जक जल प्रदूषण अधिक करती है, लेकिन साबुन और अपमार्जक दोनों में अगर हम श्रेष्ठ देखें तो श्रेष्ठ अपमार्जक ही है, क्योंकि कठोर जल में भी जहाग देती है। कार्बन और उनके यौगिक हैं, ये चैप्टर था जो मैंने आपको बता दिया है। मुझे आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।